महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। नमस्कार दर्शकों, मैं सुषमा आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देशभक्तों से ही देश का शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। आज हमारे देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू होना आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक प्रमुख अंग बन गया है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र का अभ्युदय और नई शिक्षा नीति के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान किस्मत कुमार सिंह जी, जो पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सर्वप्रथम आप हमें ये बताएं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपके क्या विचार हैं? नमस्ते सुषमा जी, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस विषय पे बोलने के बुलाया। और जैसा कि आपने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव काल है, आज़ादी का 75 वर्ष हो चुका है और ये आज़ादी का 75 वर्ष जो हुआ है, यह हमारी राजनीतिक आज़ादी का 75 वर्ष है, स्वतंत्रता का। और स्व की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसी स्व को पाने के लिए यह राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 से आई, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारा जो स्व है, किसी भी राष्ट्र का शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता के साथ पूर्ण मानव बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सभी तक सार्वभौमिक रूप से शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी देश राष्ट्र के विकास के लिए और सतत प्रगति के लिए, विज्ञान की प्रगति के लिए, राष्ट्र की किसी भी दिशा की प्रगति के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए शिक्षा कहीं भी आवश्यक है। और उस आवश्यकता के लिए पूर्ति के लिए हमारे देश में 1986 में जो शिक्षा नीति आई, उसके बाद यह जो शिक्षा नीति आई 2000 लगभग 35 वर्षों के बाद, और वर्तमान संदर्भ की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया है। और इसका संपूर्ण जोर इस बात पे है कि हमारी भारतीय पहचान इसमें बनी रहनी चाहिए। भारतीय सनातन पहचान के साथ ये शिक्षा नीति चलनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए, और चूँकि एक बात और ध्यान देने की बात है यहाँ कि हमारा अगले दशक में हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या वाला देश हो, युवाओं वाला देश होगा। और इनका समायोजन इनके राष्ट्र के उन्नति के लिए, विश्व की उन्नति के लिए इनका कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, यह शिक्षा नीति का में इन बातों को विचार किया गया है। अब ये बात जान लीजिए कि अगले दशक तक विश्व में हमें अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य है, जो आज फलित होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वीं अर्थव्यवस्था आज बन चुके हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है और यह आज की सच्चाई है। तो तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसे ही नहीं पहुंच सकते हैं बिना शिक्षा की व्यवस्थित प्रणाली को अपनाए हुए। और नई शिक्षा नीति इन्हीं सब उद्देश्यों को, लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आगे प्रगति के लिए, वैज्ञानिक प्रगति के लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए और गुणवत्तापूर्ण ज्ञान के लिए यह शिक्षा नीति लाई गई है। और हमें उम्मीद है कि यह शिक्षा नीति से राष्ट्र
का अभ्युदय मतलब होता है प्रगति, राष्ट्र प्रगति करेगा और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन के बाद शिक्षण का कार्य चल रहा था, तो फिर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूर्व की शिक्षा नीति जो आप कह रही हैं, इसका अर्थ ये है कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है जिस नीति का तहत, वह है शिक्षा नीति। तो आवश्यकता इसलिए पड़े कि इस शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात यह है कि 1992 में संशोधन के साथ 2009 में एक अधिनियम आया कि सबको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। ये एक बड़ी, लेकिन जो 2015 में अपनाया गया सतत विकास एजेंडा 2030 हमारा लक्ष्य स्वीकार किया गया 2030-4, जिसमें सबको समावेशी शिक्षा तक सबकी पहुंच होनी चाहिए और शिक्षा की पहुंच सब तक हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है, क्योंकि आज विश्व बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। डेटा लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है, गणित, इसमें ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। अब इसमें इन चुनौतियों में हमें मशीनें काम करेंगी और मशीनें जब काम करेंगी तो हमें कुशल कामगार की आवश्यकता पड़ेगी। अब वैसे कामगार जो अपने विषय के साथ साथ मानविकी, समाज विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में भी वह पारंगत हों, उसमें भी प्रशिक्षित हों। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चूँकि दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर, दुनिया की सबसे 3 बड़ी आवश्यकता में बनने की ओर भारत अग्रसर है। और अभी जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी वर्तमान सरकार के प्रयासों से भारत विश्व के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है और तीसरी अर्थव्यवस्था तक हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को पार पाने के लिए, इन चुनौतियों को सामना करने के लिए, इन चुनौतियों को करने के लिए जो प्रदूषण से संबंधित समस्या है, प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा के क्षेत्र में भोजन की समस्या, भोजन की जरूरत पड़ेगी, हाँ, भोजन की समस्या आएगी। इन सारी चीज़ों को जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान, इन सारे क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवा कुशल कामगारों की आवश्यकता पड़ेगी। और इन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब इन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि कैसे हम इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये नई शिक्षा नीति की जरूरत पड़ी है। क्योंकि अभी जो शिक्षा नीति जो चल रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा को ध्यान में रखकर बच्चे पढ़ते हैं और जो इस रटंत विद्या को से मुक्ति का इसमें मार्ग खोजा गया है कि बच्चे सिर्फ रटंत विद्या न जाने, उससे अलग हटकर वह तार्किक ढंग से सोचें, सामाजिक जुड़ाव के साथ जुड़ें, वह स्वच्छता की तरफ बढ़ें, वह समूह में कार्य करने का उनमें मानसिक विकास हो, भावना विकास हो। सबसे बड़ी बात इस शिक्षा नीति में है कि हमें भारतीय मूल्यों के साथ संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना भी उनमें जागृत हो। इस सारी बातों का समावेश किया गया। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं देना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात एक जगह आई हुई है कि राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति सम्मान। आज कहीं भी कुछ होता है, बच्चे या कोई भी आंदोलन के नाम पे सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और इसी में अपने आंदोलन की सफलता समझते हैं। लेकिन का सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है। यह मूल्य के रूप में, भारतीय संवैधानिक मूल्य के रूप में बच्चों में संस्कारित किया जाएगा, संस्कार के रूप में डाला हुआ है। यह इसमें परिकल्पना में है। और यह भी बात सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रटंत विद्या से मुक्ति मिलनी, नवाचार की तरफ बढ़ेंगे, वह तार्किक ढंग से सोचेंगे, संज्ञानात्मक चीज़ों को वो पकड़ेंगे और ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति की आज आवश्यकता पड़ी है। चूँकि 2040 तक भारत के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी से पीछे नहीं रहे। 2040 तक भारत के समक्ष ऐसी शिक्षा नीति चाहिए जो किसी से मतलब कि विश्व के किसी भी राष्ट्र से भारत पीछे नहीं रहे। इन लक्ष्यों को बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रूपरेखा तैयार किए हुए हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सब तक सुलभ हो सके, ये सारी व्यवस्था ये नई शिक्षा नीति में प्रदान की गई। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पूरी की पूरी शिक्षा नीति जो लगभग 108 पेज में सामने आई है, सूत्रात्मक शैली में है, तो निश्चित ही इन सूत्रों को, इसकी भावना को पकड़कर क्रियान्वयन करना होगा। थोड़ा भी इधर उधर सूत्र की व्याख्या में हुई तो हमारा लक्ष्य
प्राप्त नहीं हो सका। ये बात तो हम क्रियान्वयन करने वाले जो भी इससे जुड़े हुए, चाहे शिक्षक हो, सरकारें हो, समाज हो, संघ हो, सबकी सामूहिक, अभिभावक हो, समाज हो, सबकी सामूहिक भूमिका होगी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सर, नई शिक्षा नीति का आधार सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सुषमा जी, किसी भी शैक्षिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्क संगत विचार करने और कार्य करने की क्षमता हो, जिसमें करुणा हो, सहानुभूति हो, दया हो, साहस हो, लचीलापन हो। इन सारे गुणों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करना, और रचनात्मक कल्पनाशीलता हो, इस वैज्ञानिक चिंतन हो, कि सारी चीज़ें उस किसी भी शिक्षा प्रणाली की जड़ में होती हैं। और अच्छे इंसानों को जो प्रोडक्टिव हों राष्ट्र के लिए निर्माण करना। और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्र के अभिवृद्धि के लिए, अभ्युदय के लिए कुछ आधार सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। उसमें से एक दो की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। है तो उसमें बहुत सारा कुछ, लेकिन एक दो बातें कि हर बच्चे की अपनी विशिष्ट क्षमता होती है, विशिष्ट पहचान होती है। उन पहचानों को समझना, उसको पहचान करना शिक्षकों, अभिभावकों की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को इस शिक्षा प्रणाली में उसको सम्मान देना आधार के रूप में रखा गया है। बच्चों में के शिक्षा प्रणाली में लचीलापन की बात है। कक्षा 3 तक बच्चे, ये आधार सिद्धांत में रखा है, कक्षा 3 तक बच्चे संख्या ज्ञान और साक्षरता उनकी हो सके, इसको आधार के रूप में रखा गया है। सभी तक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच हो सके, इसको आधार सिद्धांत के रूप में रखा गया है। कोई भी बच्चा की शिक्षा की पहुंच से अपनी किसी भी परिस्थिति, चाहे वो दूर की परिस्थिति हो, दूर आवास से संबंधित हो, या आर्थिक परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति से बच्चे को शिक्षा से वंचित न होने पाए कोई भी बच्चा, यह आधार के रूप में रखा गया। ये मुख्य बिंदु के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने में कोई भाषाई गैप अगर हो रहा हो तो उसको दूर करना भी आधार के रूप में रखा गया है, कि किसी कारण से बच्चा को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, और ताकि वो शिक्षा ग्रहण करे और राष्ट्र के अभिवृद्धि में अपना योगदान कर सके। यह आधार सिद्धांत को मुख्य रूप से है तो बहुत कुछ उसमें करीब 12-14 आधार रखें, लेकिन का मुख्य रूप से यह रखा है कि बच्चे और राष्ट्र के बीच भूमिका जो है उसको मैंने आपके समक्ष रखा। सर, आपने बच्चों के शिक्षा पे बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, और अब हम ये जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति में शिक्षक को किस रूप में देखा गया है। किसी भी शिक्षा प्रणाली का, किसी भी तरह की शिक्षा पद्धति के मूल में शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं। बिना शिक्षक के कोई भी शिक्षा प्रणाली फलित नहीं हो सकती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। और शिक्षक इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षक के लिए विशेष रूप से उसमें जो सूत्रात्मक शैली में जो ये अपनी शिक्षा नीति आई है, कई सूत्र उसमें रखे गए हैं शिक्षकों के लिए। उसमें से कुछ बातों को आपके समक्ष मैं रखना चाहूँगा कि शिक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता, उनके सेवा शर्त की स्वतंत्रता, और साथ में स्वायत्तता, ये सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा उनके रेगुलेटिंग भी, यानी कि उनका मूल्यांकन की भी पद्धति को रखा गया, लेकिन उनके शिक्षा देने के क्रम में स्वायत्तता और समाज में उनका सम्मान बढ़ सके। और इस तरह से वेतन और इस सारी चीज़ों के विषय में चिंता की गई है कि समाज के, देश के अच्छे ब्रेन शिक्षा में जगत से जुड़े, शिक्षक बनने के लिए प्रेरित हों, ताकि शिक्षा और आगे बढ़ सके और हमारा राष्ट्र शिक्षा के माध्यम से विश्व पटल पर विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में आ सके। और इस सारे लक्ष्य बिना शिक्षक के संभव नहीं है। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि शिक्षक को तंत्र में थोड़ी स्वतंत्रता जो आज है, लेकिन जैसे बच्चों को मध्याह्न भोजन है, शिक्षक, इसमें भी एक बात कही गई है कि सुषमा जी, कि शिक्षक को शिक्षकेतर कार्यों से कम उनका इस्तेमाल हो। शिक्षकेतर कार्यों में शिक्षक का ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण कार्यों में ही उनका इस्तेमाल हो सके, ये व्यवस्था की गई है। आज मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा उसकी भावना के आलोक में कि शिक्षकों को शिक्षा कार्य से अलग, कभी भोजन बनाने की मॉनिटरिंग करने में, कभी किसी मतगणना करने में,
कभी पशु गणना करने में, कभी जन, इन सारी चीज़ों में शिक्षकों को लगाया जाता है। निश्चित ही इस दौरान वह शिक्षा कार्य से विमुख होते हैं। और दूसरी बात, समाज में कोई भी चाहता है कि हमारा बच्चा, हमारा विद्यार्थी वह मूल्यवान हो, उसमें सत्यता हो, उसमें जितने भी हमारे यम से संबंधित सत्य का बहाव हो, अहिंसा का विचार हो, उसमें हम कतई नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हिंसक हो, कहीं नहीं चाहते कि असत्यवादी हो। सब सत्यवादी चाहते हैं कि विद्यार्थी हों। ये सारे गुण शिक्षकों के ऊपर ही है कि बच्चों में इन सारे मूल्यों को, वह भारतीय मूल्यों को विकसित कर सके। इसलिए शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं और साथ ही शिक्षार्थी भी महत्वपूर्ण कड़ी हैं, चूँकि संपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य शिक्षार्थी विद्यार्थी केंद्रित ही रखा गया है और उसका माध्यम शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रखा गया है। शिक्षक निश्चित ही महत्वपूर्ण भूमिका में है और मैं चाहूँगा कि भविष्य में जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें तो शिक्षक को शिक्षकेतर कार्यों से सदा ही मुक्त रखा जाए। यह मेरी अपनी अनुशंसा भी है और शिक्षा नीति की भावना भी है। सर, आपने अभी अभी सही बताया कि किसी भी बच्चे के उज्जवल भविष्य में शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति को सीखने के क्रम में भाषा का क्या ज्ञान है, किस रूप में उसको देखते हैं भाषा को? सुषमा जी, जैसा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के लचीलापन पे काफ़ी जोर दिया गया है। यह सर्वविदित है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में तथ्यों को, अवधारणाओं को अच्छी तरह से और जल्दी सीखते हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह जोर दिया गया है कि कम से कम ग्रेड 5 से 7 तक या आगे भी जहाँ तक संभव हो सके शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा को महत्व दिया गया है ताकि वह बच्चे अपनी भाषा में अवधारणाओं को सीख सकें। और दूसरी बात कि आगे मैं त्रिभाषा फार्मूला को यहाँ पे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आपको कि मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में तो बच्चे ज्ञान को सीखें ही, विज्ञान को सीखें, गणित को सीखें, सबको सीखें। ये सारी भावना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि हम अपनी बच्चों को शिक्षा उनके जिन भाषा में वो बड़े हुए हैं या पलते हैं उसी भाषा में उन्हें हम ज्ञान की विधाओं को सिखाएँ। त्रिभाषा फार्मूला को मैं यहाँ रखना चाहूँगा। त्रिभाषा फार्मूला ये है कि 3 भाषा को बच्चों के समक्ष रखने की एक विकल्प के रूप में रहेगा विद्यालयों में और यह राष्ट्रीय एकता, अखंडता को ध्यान में रखकर रखा गया है। क्योंकि 3 भाषाओं में एक तो यहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फाइनल ड्राफ्ट में ये स्पष्ट किया गया कि कोई भी भाषा किसी पे थोपा नहीं जाएगा, न राष्ट्र पे, न किसी राज्य पे और न किसी विद्यार्थी पे। हर राज्य और अंततः विद्यार्थी स्वयं इसके लिए स्वतंत्र निर्णय लेंगे कि उन्हें कौन सी भाषा को आगे लेकर जाना है। और लेकिन का एक शर्त इसमें ज़रूर है कि बच्चे जो भी भाषा 3 भाषाओं को सीखने का प्रयास करें अब लें, उसमें 2 भारतीय भाषाओं का होना अनिवार्य है। ये बात है। और जब आगे बढ़ते हैं, जब HE यानी कि उच्चतर शिक्षण संस्थान यानी कि उच्चतर शिक्षा की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उसमें भी और मातृभाषा और द्विभाषा प्रणाली वाले शिक्षण संस्थानों के विकास पे जोर दिया गया, जिसमें कि एक तो स्थानीय या मातृभाषा में हो और पाठ्य सामग्री भी उस द्विभाषा में यानी कि अंग्रेजी भाषा हो और या मातृभाषा हो, इसमें उपलब्ध कराने की व्यवस्था पे जोर दिया गया है। साथ ही विश्व के नागरिक या विश्व से हम संवाद स्थापित कर सकें, इस नाते फ्रेंच हो, थाई हो, जर्मन हो, रशियन हो, पुर्तगाली, स्पेनिश हो, इन भाषाओं को भी विद्यालय में पढ़ने के विकल्प के रूप में रखे गए हैं। इसलिए भाषा में तो बहुत ही लचीलापन है और यह निश्चित ही हमारी पीढ़ी, आगे की पीढ़ी को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति का मुख्य विजन क्या है, इसके बारे में आप हमें दर्शकों को बताएं। सुषमा जी, विजन एक तरह का ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रियम्बल है और प्रियम्बल को शब्दशः सामने दर्शकों के सामने आना चाहिए, उसमें कहीं से भी बदलाव नहीं होना चाहिए। और मुझे लगा कि इस विषय को, इस विजन को रखना चाहिए, इसलिए मैं इसको नोट कर, चूँकि प्रोफेसर हूँ, लिख पढ़ कर चलता हूँ, इसलिए इस प्रियम्बल को मैं नोट करके आया हूँ और हूबहू मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो तो। इसमें प्रियम्बल में कहा गया है कि इस शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है
जो सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप में योगदान करेगी। इस शिक्षा नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्य में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, अस्थायी विकास, जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। यह तो स्पष्ट विजन है सुषमा जी, लेकिन एक बात और मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, जो इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जो वर्तमान शिक्षा नीति में क्लास 6 से ही 10+2 जो चल रहा है अभी, इस हमारे यहाँ इस शिक्षा नीति में बच्चों पे जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इस पे सोचा नहीं गया, लेकिन इसमें फाउंडेशन स्टेज में इन बच्चों को रखा गया है। चूँकि यह सर्वविदित है कि 80% मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की अवस्था तक बच्चों का हो जाता है, इसीलिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को फाउंडेशन स्टेज में रखा है, ताकि क्लास 3 तक आते आते या ऐसे समझें कि वो बच्चे को इतना हम लर्निंग के माध्यम, वृत्तचित्र के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, दृश्यचित्र के माध्यम, इन सारी चीज़ों के माध्यम से उनको शिक्षित कर सके, ताकि क्लास स्कूल जाने की स्थिति में वह हो सके और ड्रॉप आउट की समस्या से बचा जा सके। और सरकार के सबसे इस पर बड़ा जोर है कि चाहे वो प्रवासी मजदूर हों या दूर दराज के बच्चे हों, वह कोई भी इससे बाहर नहीं रहे, सब तक इस शिक्षा की पहुँच हो, और वह किसी कारण से, गरीबी के कारण से या दूर के कारण से, उन तक यह शिक्षा पहुँचे, इसकी व्यवस्था की गई है। उनको भोजन की व्यवस्था की गई है आंगनबाड़ी की वजह से, या आंगनबाड़ी के माध्यम से, या फिर उनको पाठ्य सामग्री की, और यह तैयार, ताकि वह क्लास 1 में यानी कि स्कूल जाने के लिए वह तैयार हो सके। और ऐसा नहीं है कि क्लास 1 में 6 में नामांकन कराएं और वह अपने छात्रों से पिछड़ जाए। इस चीज़ को, ड्रॉप आउट को रोकने के लिए इस बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि सरकार, जिन लोगों ने भी इस शिक्षा नीति को बनाया है, इस विषय को रखकर निश्चित ही राष्ट्र के साथ कल्याण का कार्य किया है। कारण कि जो बच्चे अगर आज 17वें हम NSO का 17वें हाउस होल्ड सर्वेक्षण में जो 2017 में हुआ, तो 17-18 में 6 से 17 वर्ष के बच्चे, लगभग 3,22,00,000 बच्चे स्कूल से वंचित हैं। तो निश्चित ही ये बच्चे अगर स्कूल से अगर हम इससे जुड़ते हैं सारे बच्चे, तो उनके मस्तिष्क का, उनके ज्ञान का राष्ट्र के अभ्युदय में, उन्नति में उनका भूमिका हो सकती है, उनको हम ले सकते हैं। यह बच्चे आगे राष्ट्र को आगे ले जाने में बढ़ सकते हैं। इस सोच को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित किया गया है, ताकि राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सबकी भूमिका हो सके। और दूसरी बात, जैसा कि अभी हमने कहा कि अंतिम समाज में किसी कारण से पिछड़ रहे परिवार के बच्चे को, जो हाशिए पे समाज है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज है, उसकी भी छात्रवृत्ति या निधि के लिए सरकार ने योजना बनाकर उसको महत्व करने का ये आधार में रखा गया है, ताकि उसके लिए आगे किया जा सके कार्य, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो सके। एक बात और कि इस शिक्षा नीति में बाल, जिसे ECCE कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर शिक्षा, एजुकेशन, इसके माध्यम से सब समाज के सभी बच्चे, राष्ट्र के सभी बच्चों का शिक्षा से की पहुँच, शिक्षा समाज के सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच, सार्वभौमिक पहुँच हो सके, इसकी व्यवस्था इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। और वंचित समाज के लिए भी यह, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि समाज के जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं, जो हाशिए पर हैं, उन तक जब तक विकास न पहुँचे तब तक राष्ट्र कैसे आगे बढ़े। तो निश्चित ही शिक्षा के माध्यम से भी उन समाज के बच्चों को भी इससे जुड़कर और उनको प्रोत्साहित करके राष्ट्र से जोड़ने का इसमें विधान किया गया है। निश्चित ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्र को विकास के लिए, अभिवृद्धि में भूमिका निभाएगा, ऐसी मेरी सोच है और मेरा विश्वास है। अब यही है कि इसको सकारात्मक ढंग से, सकारात्मक शैली में जो शिक्षा नीति आई है, इसको क्रियान्वित होना चाहिए और बड़ी मजबूती से क्रियान्वित होना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे समाज में कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे, इसके लिए आपने बहुत सारी सुविधाओं की बात बताई है। तो आप चलते चलते सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस शिक्षा नीति का अगर सार रूप में
अगर अति संक्षिप्त में कम शब्दों में अगर कहना चाहें तो यही कि इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह अमृत काल में आया है और राष्ट्र के सभी नागरिकों का, सभी बच्चों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है कि कोई भी बच्चा इस शिक्षा से वंचित न हो सके किसी भी कारण से, चाहे वह दूरी के कारण से या आर्थिक तंगी की वजह से या प्रवासी, यहाँ तक कि प्रवासी मजदूरों को के बच्चों को भी इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया, उनका भी लक्ष्य रखा गया है। और यह आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में आया है, यह राजनीतिक आज़ादी का अमृत महोत्सव काल में आया है, मैं ये ऐसा कहूँगा। और हमारा जो स्वतंत्रता का, स्वतंत्र का अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में यह शिक्षा नीति मील का पत्थर साबित होगी। और हमारा संपूर्ण नागरिक जो शिक्षा से, इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षित होकर आगे बढ़ें, वह राष्ट्र को आगे ले जाने के अभ्युदय के साथ साथ संपूर्ण विश्व को, जो हमारा भारतीय सनातन परंपरा है, विश्व बंधुत्व, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, इस सारे लक्ष्यों को, और जो ऋग्वेद का है ना, मनुष्य बनो, या यजुर्वेद का ये है कि वयम राष्ट्रीय जागृहम पुरोहिता, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसी के साथ ऐसी मेरी पूर्ण अपेक्षा है इससे, और पूर्ण विश्वास भी है इसके प्रति। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सुषमा जी। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप चाहे तो हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। यदि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी पूरी टीम को। नमस्कार।